नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी एटलस के एक और वीडियो में। इस वीडियो में अपन एक आकाशीय दुनिया में मतलब कि अपन जब रात को है ना आसमान के नीचे आपने कभी मतलब आसमान की ओर देखा हो रात में, तो उसमें अपन को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि तारे देखने को मिलते हैं, चांद देखने को मिलता है और बहुत सारे ग्रह भी देखने को मिलते हैं और दिन में सूर्य देखने को मिलता है। तो ये सब आकाशीय दुनिया के बारे में अपन इस विज्ञान में इस चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में जानेंगे, और जिसमें इन सब का अध्ययन किया जाता है ना कि इन पिंडों के बारे में, जैसे कि तारों के बारे में, सूर्य के बारे में, चंद्रमा के बारे में, नक्षत्र मंडलों के बारे में, उल्का पिंडों के बारे में। तो ये जो आकाशीय दुनिया का जिसमें अध्ययन किया जाता है ना, उसको है ना खगोल शास्त्र बोलते हैं। इट मीन्स द एस्ट्रोनॉमी में इनका अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोनॉमी में ब्रह्मांड में जितने भी खगोलीय पिंड है ना, चंद्रमा है, सूर्य है, पृथ्वी है, उल्का पिंड है, इन सब का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है वो खगोल शास्त्र है। और ये सब जो प्राकृतिक वस्तुएं जो ब्रह्मांड में उपस्थित है ना, इनको बोलते हैं खगोलीय पिंड। ब्रह्मांड में उपस्थित वो सारी प्राकृतिक चीज़ें जो अपन को दिखती है, जैसे तारे हैं, आकाश, सूर्य है, उल्का पिंड है, धूमकेतु है, टूटता हुआ तारा के बारे में पढ़ा है, निहारिका है, आपने कभी पुल के बारे में सुना हो तो वो है। तो ये सब है ना वो खगोलीय पिंड है। इसका अध्ययन एस्ट्रोनॉमी में किया जाता है। एक बार पुनः जिसकी डेफिनेशन अपन इधर देखें तो देखो, खगोलीय पिंड सेलेस्टियल बॉडी या एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट वे सभी प्राकृतिक वस्तुएं होती है जो ब्रह्मांड में पाई जाती है, और इनका अध्ययन खगोल शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। जैसे कि ग्रह है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, उसके अलावा भी जितने भी ग्रह हैं वो उपग्रह है, उपग्रह चंद्रमा है, टाइटन बृहस्पति का उपग्रह क्या होते हैं इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तारे है, सूर्य है, ध्रुव तारा है, सूर्य भी एक तारा है, इसके बारे में कैसे ये अपन आगे बढ़ते हैं। उल्का पिंड है, धूमकेतु, ये सभी खगोलीय पिंड है और इसका अध्ययन एस्ट्रोनॉमी में किया जाता है। अब है ना आपने है ना बहुत सारे जो खगोलीय पिंड होते हैं ना, उनका है ना स्वयं का प्रकाश होता है, लेकिन सबका नहीं होता। कुछ का स्वयं का प्रकाश होता है और जिनका स्वयं का प्रकाश होता है उनको बोला जाता है तारा, ठीक है। तो आपने सूर्य को देखा है ना, तो सूर्य का भी स्वयं का प्रकाश है, तो सूर्य को भी एक तारा माना जाता है। तो आपके मन में ये विचार उत्पन्न हो रहा होगा, तो सूर्य तो इतना बड़ा दिखता है, तारे इतने छोटे क्यों दिखते हैं। आपने कभी एरोप्लेन को देखा है? एरोप्लेन जब ऊंचाई पे उड़ती है वो नीचे कितनी बड़ी होती है और ऊंचाई पे कितनी छोटी दिखती है। तो वैसे ही अन्य तारे हैं ना, उनकी तुलना में सूर्य है ना अपने बहुत नज़दीक है। मतलब कि बहुत नज़दीक का मतलब ये नहीं कि बहुत अपन टच कर सकते, इसका मतलब है कि अन्य तारों की तुलना में सूर्य अपने बहुत नज़दीक है, इसलिए वो बहुत बड़ा दिखाई देता है। और ये ऊर्जा के स्रोत भी होते हैं और इनका है ना खुद का प्रकाश होता है, ये किसी से लेते नहीं है प्रकाश, इनका खुद का, तारों का प्रकाश खुद का प्रकाश होता है। लेकिन जैसे कि ग्रह, जैसे कि अपना ग्रह पृथ्वी है, पृथ्वी का खुद का ग्रह नहीं है। आपने नोटिस किया हो पृथ्वी में दिन और रात होते हैं, ये सूर्य की बदौलत ही पृथ्वी में चंद्र मतलब कि दिन और रात होते हैं। अगर सूर्य की उपस्थिति न हो तो पृथ्वी का स्वयं का प्रकाश नहीं है, वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। आपने कभी सुना हो तो कि है ना जैसे जैसे अपन पृथ्वी से दूसरे ग्रहों में जाते हैं तो वहाँ पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति न होने के कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड भी होती है और बहुत ज़्यादा ठंड हो सकती है, वो इंसानों के सर्वाइवल के लिए भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं कि तारों के बारे में जान लिया अपन ने। तारे क्या होते हैं? तारे वे खगोलीय पिंड होते हैं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है। जैसे कि सूर्य भी एक तारा है जिनका स्वयं का प्रकाश। दूसरों से ये अलग क्यों है कि सूर्य है पृथ्वी से बहुत नज़दीक है तुलनात्मक रूप से अन्य तारों की तुलना में। आगे बढ़ते हैं। अब है ना अपन है ना तारों से संबंधित एक और चीज़ जानते हैं, वो है नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल क्या होता है? नक्षत्र मंडल, एक मिनट, पेन इज नॉट वर्किंग, रुको। नक्षत्र मंडल,
आपने कभी सुना है नक्षत्र मंडल के बारे में? आपने कभी है ना, आप कभी आकाश को नोटिस किया हो तो है ना, ऐसे 7 तारे ऐसे, इसका फोटो इधर है, 1 मिनट, वेट फॉर अ मिनट, ये इधर, ये 7 तारे, ये देखो, इसको है ना सप्तऋषि कहा जाता है। ये है ना एक तारों के समूह से बनाया गया है, मतलब कि ये एक तारा, ये एक तारा, ये एक तारा, ये एक तारा, तो इसमें 7 तारे, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये है ना सप्तऋषि कहा जाता है इसको, इसको सप्तऋषि कहा जाता है। तो नक्षत्र मंडल का मतलब होता है कि तारों का समूह, तारों का एक समूह होता है जिसको देखने पे अपन को कोई जानवर दिख सकता है या फिर कोई दूसरी आकृति दिख सकती है, कुछ भी दिख सकता है, तो वो तारों के समूह को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। आपने राशियों के बारे में सुना होगा, कभी न्यूज़पेपर में राशियाँ पढ़ते हैं तो उसमें ना अपन को विभिन्न राशियों के लिए अलग अलग चित्र बनाए हुए दिखते हैं। जैसे कन्या के लिए कन्या बनाई हुई होती है, तुला राशि के लिए वो तोलने वाला, वो पहले पुराने ज़माने में जो तोलने के लिए या फिर आज भी सब्जियों के लिए जिन तोलने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है तराजू, वो दिखने को मिलता है। तो ये जो तारों को जोड़ने से ये बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती है, और ये नक्षत्र मंडल ही, और तारों कैसे बोलते हैं ना, और वो राशियों को, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल दुनिया में राशियों में ग्रह का प्रवेश वगैरह बात की जाती है। तो ये है ना नक्षत्र मंडल का अध्ययन इसी से किया जाता है कि तारों का समूह होता है ना, जिसमें विभिन्न चीज़ें और ऑब्जेक्ट्स अपन को दिखते हैं, तो उसी को नक्षत्र मंडल कहते हैं। आपने अर्शा मेजर का नाम सुना होगा, ग्रेट बियर की भी आपको आकृति देखने को मिलती है, सप्तऋषि की आकृति देखने को मिलती है। ये सब तारों के समूह है, और इन्हीं तारों को समूह को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो। अब है ना, अपन ने क्या क्या पढ़ा वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो अपन ने किस में अध्ययन किया जाता है इन सब पिंडों का, तो वो है ना खगोल शास्त्र होता है। खगोल शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? खगोलीय पिंड का। ठीक है, खगोलीय पिंड में से एक चीज़ होती है तारे। तारों का क्या होता है? स्वयं का प्रकाश होता है, प्रकाश होता है। जैसे कि सूर्य का भी स्वयं का प्रकाश है। अलग क्यों दिखता है? क्योंकि सूर्य पृथ्वी के नज़दीक है तुलनात्मक रूप से अन्य तारों के। दूसरा, नक्षत्र मंडल क्या होता है? नक्षत्र मंडल तारों का समूह, जिससे अपन को विभिन्न आकृतियाँ भी देखने को मिलती है, जैसे तारों का समूह, जैसे कि सप्तऋषि। अब सप्तऋषि को मिलाने पे है ना, एक सामने का सामना है ना, उत्तर दिशा में एक तारा दिखाई देता है, उसको है ना ध्रुव तारा कहते हैं। जो है ना सबके आप है ना आज ही रात को है ना जाना छत पे, और है ना सबसे चमकीला तारा है ना आकाश में ढूंढने की कोशिश करना, और सप्तऋषि की आकृति भी ढूंढने की कोशिश करना। और सप्तऋषि के बिल्कुल उत्तर में आपको एक तारा दिखेगा, उसको है ना ध्रुव तारा कहते हैं। इससे अपन को है ना उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। पहले जब नाविकों के पास है ना दिशा सूचक यंत्र नहीं होता था ना, तो इन्हीं तारों भरी रात में ध्रुव तारे या फिर अन्य तारों की सहायता से ही वो रास्ता तय करते थे। दिशा सूचक तंत्र तो आधुनिक विज्ञान की बदौलत विकसित हुआ है, लेकिन पहले भी लोग यात्रा तो करते थे, तो इन तारों को देखकर ही वो अपनी यात्राओं को तय करते थे। ध्रुव तारा है, जैसे ध्रुव तारा उत्तर दिशा के बारे में बताता है, वैसे ही अन्य तारों के द्वारा भी अपनी यात्राएं करते थे। आगे बढ़ते हैं। अब अपन जानते हैं, आपने सौर मंडल का मतलब, सौर का मतलब होता है, ये है सूर्य। तो सौर मंडल अपन को सूर्य के परिवार के बारे में जानकारी देते हैं। अपन को पूरे ब्रह्मांड के बारे में, मतलब ब्रह्मांड बहुत विस्तृत है, उसके बारे में जानकारी, मतलब कि अपन को धीरे धीरे, और मतलब अपन एस्ट्रोनॉमी में स्वयं तक पूरी एस्ट्रोनॉमी पढ़े ना, जब ब्लैक होल के बारे में, निहारिका के बारे में बहुत सारी जानकारी। लेकिन वर्तमान में अपन को सबसे इम्पोर्टेंट जो अपन से संबंधित है, जो मानव की जीवन को प्रभावित करता है, उसके बारे में जानना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अपन सबसे पहले है ना जानते हैं सूर्य पृथ्वी की ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। तो
सूर्य के बारे में और सूर्य के परिवार के बारे में जानना अपना नैतिक दायित्व भी बनता है और ज्ञान के लिए भी बहुत ज़रूरी है और एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो सौर मंडल का मतलब है सूर्य का परिवार। सौर मंडल का मतलब है सूर्य का परिवार। सूर्य पृथ्वी के लिए और अन्य ग्रहों के लिए ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है और पृथ्वी अपनी जितनी भी ऊर्जा प्राप्त करता है ना, उस ऊर्जा का 100% वो है ना अर्थ सूर्य से ही प्राप्त करता है। तो सौर मंडल का मतलब होता है सूर्य का परिवार, ठीक है। अब आपके घर में सबसे बड़ा जैसे परिवार में पिताजी घर के मुखिया होते हैं ना, वैसे ही आप सूर्य को घर का मुखिया मान लो। सूर्य का परिवार तो सूर्य को घर का मुखिया, और जो बाकी जो ग्रह और एस्ट्रॉइड्स वगैरह है ना, वो है ना सूर्य के चारों ओर क्या करेंगे, घूमेंगे। जैसे कि परिवार में पिताजी घर के केंद्र, उसके जो परिवार के सदस्य होते हैं ना, वो उसके चारों ओर घूमने वाले। उसी प्रकार सूर्य घर का मुखिया और उसके आसपास ग्रह, उल्का पिंड, धूमकेतु, ये सब चक्कर लगाएंगे, ठीक है। तो सूर्य हो गया घर का मुखिया और बाकी जो परिवार के सदस्य हो गए वो इसके ये सूर्य और ये प्लैनेट्स है, ये सूर्य के परिवार के सदस्य जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएंगे, ठीक है। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और ये सबसे बड़ा और गर्म तारा है, ठीक है। अब अपन जानते हैं कि सूर्य और सूर्य के परिवार के बारे में। सबसे पहले तो सूर्य के बारे में जान ले। सूर्य वैसे पृथ्वी के नज़दीकी तारा माना जाता है, इसलिए वो बहुत बड़ा दिखता है और ये भी एक तारा है, ठीक है। सूर्य एक तारा है जो पृथ्वी और उसके अन्य ग्रहों की ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होता है। जैसे पिताजी घर के मुखिया होते हैं, वो घर की ऊर्जा का स्रोत होते हैं ना, उसी प्रकार सूर्य घर की ऊर्जा का स्रोत होता है। अब सूर्य के परिवार के बारे में जाने तो सूर्य के परिवार में है ना 8 ग्रह है। 8 ग्रह को वीनस, मर्क्यूरी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। अब आपको याद करने का मतलब परिवार को याद करने का तरीका क्या हो सकता है कि देखो, आपको सबसे पहले क्या करना है कि सूर्य हो गया इसका परिवार का मुखिया, उसके आसपास घूमेंगे। तो सबसे पहले तो सूर्य ग्रहों को याद करने का तरीका क्या है कि आपको है ना बुधवार से स्टार्ट करना है। ये बुधवार से स्टार्ट करना और हर एक को छोड़ के फिर दूसरा लेना है। बुध के बाद क्या आएगा, शुक्र, ठीक है। शुक्र के बाद आपको पृथ्वी लेना है, उसके बाद वापस है ना पृथ्वी को लेकर और फिर है ना मंगल को लेना है। मतलब कि पृथ्वी इज इक्वल टू संडे और उसके बाद है ना मंगल को लेना है, उसके बाद बृहस्पति को लेना है, मतलब कि गुरु बृहस्पति बोलते हैं, और फिर शनि को, और फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। एक बार पुनः याद करने का तरीका बताऊँ तो आपको सप्ताह के दिन में है ना बुधवार से शुरू करना है। बुध शुक्र एक एक को छोड़ के रविवार की जगह पृथ्वी को लेना है, और फिर पृथ्वी के बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। ये है पृथ्वी के ग्रह। और अब अपन ने ग्रह को याद करने का तरीका जान लिया, उसके बारे में कुछ ग्रहों की विशेषता, जो इम्पोर्टेंट ग्रह है ना, उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो सूर्य के जो सबसे निकटतम ग्रह है ना, वो है बुध। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह बुध, ये सूर्य के बिल्कुल सबसे निकटतम माना जाता है। यहाँ इसका ना कोई वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल का मतलब होता है कि गैसों का आवरण, इसका कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए ना दिन में इसका तापमान बहुत अधिक
और रात में बहुत कम हो जाता है, इसलिए मानव के सर्वाइवल के लिए ये उपयुक्त नहीं माना जाता। इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, यहाँ जीवन के लिए कोई संभावना नहीं है, दिन का तापमान बहुत अधिक, रात का बहुत कम। तो ये बुध की विशेषता है। ये सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है, सबसे निकटतम, सबसे पास माना जाता है। दूसरा ग्रह आता है शुक्र। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। यहाँ के वायुमंडल में है ना कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज़्यादा अधिकता है, CO2 बहुत अधिक है, जिसके कारण इसका तापमान अधिकतम है। इसको मतलब ग्रहों में सबसे अधिक तापमान किसी का है ना तो वो शुक्र का। ये तापमान है ना बुध से भी अधिक है। बुध सूर्य के निकटतम होते हुए भी बुध की तुलना में शुक्र का तापमान बहुत अधिक है। इसका कारण है कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति। दूसरा है बाकी जो ग्रह है ना वो है ना सूर्य की परिक्रमा करते हैं पूर्व से पश्चिम, लेकिन ये उल्टी दिशा में पश्चिम से पूर्व करता है। ठीक है, तो ये है शुक्र ग्रह की विशेषता। इसको है ना पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। ये इसका और बुध का और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। उपग्रह का मतलब उपग्रह का मतलब ये होता है कि जो जैसे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ये ग्रह, जैसे पृथ्वी, बुध और शुक्र, इसलिए इनको ग्रह बोलते हैं। जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं ना उनको उपग्रह कहा जाता है। तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। एक बार संक्षिप्त में, बुध वायुमंडल नहीं है, इसलिए तापमान को नियंत्रित नहीं कर सकता है। दिन का तापमान बहुत अधिक, रात का बहुत कम तापमान हो जाता है और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। दूसरा है शुक्र। शुक्र के वायुमंडल में है ना CO2 की बहुत अधिकता है, इसलिए इसका तापमान अधिकतम माना जाता है। इसका तापमान बुध की तुलना से भी बहुत ज़्यादा अधिक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। बुध सूर्य के सबसे निकटतम होने के कारण भी शुक्र की तुलना में इसका तापमान कम है। शुक्र को है ना चमकीला ग्रह भी बोला जाता है। ये बहुत अधिक चमकता है। रात में आपको सबसे चमकीला ग्रह दिखना हो ना तो शुक्र तारा देखते हैं, इसलिए इसको शाम का तारा भी कहा जाता है। शाम का तारा। ये सब इम्पोर्टेंट जानकारी। अब उसके बाद है ना पृथ्वी एकमात्र अभी तक खोज, हो सकता है कहीं और हो, लेकिन अभी तक किसी भी ऐसे ग्रह पर खोज नहीं हुई, ऐसे ग्रह की खोज नहीं हुई है जहाँ पर जीवन की उपस्थिति के प्रमाण मिलते हैं। जीवन की उपस्थिति का कारण क्या है? पानी की उपलब्धता। मतलब कि सिर्फ यही ग्रह ऐसा माना जाता है जहाँ पर है ना पानी की उपलब्धता है, और कहीं भी पानी की उपलब्धता न होने के कारण जीवन भी संभव नहीं है। पानी पृथ्वी के 71% भाग पर पानी पाया जाता है। इसके कारण इसको है ना दूर से, मतलब अगर अंतरिक्ष से इसको देखें ना तो ये नीला कलर का दिखाई देता है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। ये मैं इसलिए जल्दी पढ़ा रही हूँ क्योंकि फैक्ट्स है और फैक्ट्स को आपको याद करना ही पड़ेगा। ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। बुध और शुक्र की जानकारी को इंपॉर्टेंट पता रखना है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है। चमकीला तारा किसको बोला जाता है, वो शुक्र ग्रह है। वायुमंडल की उपस्थिति कहाँ नहीं है, बुध में नहीं है। दोनों की उपग्रह नहीं है। और पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा ग्रह जहाँ पर जीवन पाया जाता है। इसको नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो लैंड है ना उसकी तुलना में पानी की उपस्थिति अधिक है। पानी का कलर वैसे तो रंगीन होता है, लेकिन दूर से दिखाई देने पर पानी की अधिकता के कारण ये नीला कलर का दिखाई देता है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है, लेकिन पृथ्वी का एक उपग्रह है, उसको चंद्रमा कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये अपना चक्र पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में 28 दिन लगाता है, और इवन पृथ्वी के चारों ओर पूरा करने में तो 28 दिन लगाता ही है। वो अपनी जगह पे भी घूमता है। कैसे? एक मिनट, ये एक्सप्लेनेशन की चीज़ है। जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, ये कहाँ गई पृथ्वी, ये है पृथ्वी, ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। अब पृथ्वी, ये है पृथ्वी जो सूर्य के चारों, अब पृथ्वी के चारों ओर एक और जो उपग्रह घूम रहा है वो है चंद्रमा। अब चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर घूमने में कितना टाइम लगता है? 28 दिन। मतलब 1 महीने का जो टाइम होता है ना वो लगता है, 1 महीना लगता है, ठीक है, 28 दिन। अब उसको चारों ओर घूमने में तो 28 दिन लगते ही है, उसको अपने जगह पे, अपने अक्ष पर घूमने में भी सेम इतना ही टाइम लगता है। मतलब
पृथ्वी के चारों ओर घूमने में तो इतना टाइम लगता है, उसको अपने अक्ष पर मतलब कि खुद की जगह पे भी गोल गोल घूमने में भी उतना ही टाइम लगता है। इसलिए अपन को चंद्रमा का हमेशा एक ही पार्ट दिखाई देता है। मतलब कि चंद्रमा का पूरा पार्ट किस लिए नहीं दिखाई देता, क्योंकि जितना समय वो पृथ्वी के चारों ओर घूमने में लगाता है उतना ही समय वो अपनी जगह पर भी गोल गोल घूम रहा है। मतलब वो अपनी जगह पर भी गोल गोल घूम रहा है और पृथ्वी के चारों ओर भी गोल गोल घूम रहा है। ऐसे ये पृथ्वी है, ये ऐसे ये घूम रहा है, और वो अपनी जगह पे भी ऐसे ऐसे घूम रहा है। ये इसके घूमने का तरीका क्या है, एक मिनट, ये ऐसे, अब इधर आ गया तो ये इस जगह भी घूम रहा है, इस जगह भी घूम रहा है, और इस जगह भी घूम रहा है, इस जगह। तो अपने अक्ष पे घूमने में भी उसको उतना ही टाइम लग रहा है जितना कि उसको पृथ्वी के चारों ओर घूमने में लग रहा है। इसको इतना पूरा करने में भी उसको 28 दिन लग रहे हैं, इसको पूरा करने, और उसको है ना चारों ओर घूमने में भी 28 दिन लग रहे हैं। तो इसलिए अपन को है ना पृथ्वी का, चंद्रमा का एक ही पार्ट दिखता है, और जो पार्ट नहीं दिखता उसको चंद्रमा की फार साइड बोला जाता है, जिस पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। अभी तक विश्व के कुछ ही देश चंद्रमा की फार साइड पर पहुंच पाए। तो चंद्रमा की फार साइड पर पहुंचना बहुत मुश्किल है, और इसलिए चंद्रमा का एक ही पार्ट दिखता है। क्योंकि ये चीज़ ध्यान रखना कि चंद्रमा को अपनी जगह पर घूमने में और पृथ्वी के चारों ओर घूमने में एक ही मतलब समान समय लगता है। इसलिए दोनों को मतलब कि इसलिए चंद्रमा का एक ही पार्ट अपन को दिखाई देता है। अब चंद्रमा के बारे में जान लिया, पृथ्वी के बारे में जान लिया, अब बाकी ग्रहों के बारे में अभी इतनी जानकारी अपने पास है भी नहीं, और जानना मतलब इतना इम्पोर्टेंट अपन बोल भी नहीं सकते। मतलब इम्पोर्टेंट तो चलो है ही है, लेकिन अभी इतनी जानकारी अवेलेबल नहीं है। 6 की ज्योग्राफी में भी, एनसीईआरटी में भी इतनी जानकारी अवेलेबल नहीं है। अब देखते हैं, अब है ना उसके बाद है ना मंगल ग्रह, ये मार्स बोला जाता है। मार्स चौथा सबसे चौथा है, और ये भी ध्यान रखना मरकरी है ना सबसे छोटा ग्रह भी है। अब मार्स के बारे में जानते हैं। मार्स को लाल ग्रह भी बोला जाता है, और भारत मार्स पर अपना सैटेलाइट भेजने में सक्षम रहा है। सैटेलाइट मतलब कृत्रिम उपग्रह बोला जाता है, जिसको मानव, कृत्रिम का मतलब होता है जो मानव द्वारा निर्मित है। तो भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसने पहले प्रयास में, क्या बोल रही हूँ, बहुत सारे देशों ने मंगल पर अपना यान भेजा है, लेकिन पहले प्रयास में जो सफलता प्राप्त हुई है ना, वो भारत को ही हुई है। तो भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो मार्स पर पहली बार में सफल हुआ है। तो मार्स क्या बोलते हैं, मार्स चौथा ग्रह, ठीक है। सीरीज वाइज बोले तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। अब अपन को क्या पढ़ना है कि है ना, ये मार्स है ना, ये मार्स, ये रहा मार्स पृथ्वी के बाद, मार्स और ये जो बृहस्पति है, मार्स जो ग्रह है और बृहस्पति ग्रह, इसके बीच में है ना एक बेल्ट है, आपको दिख रही हो तो ये वाली, ये है ना, इन ग्रहों की जब बनने की प्रक्रिया हुई थी ना, ये ग्रह भी बने, इनका भी बनने की बहुत बड़ी प्रक्रिया, इनके लिए बहुत सारे सिद्धांत भी दे रखे। तो बनने की प्रक्रिया में कुछ उनके इन ग्रहों के ही कण है ना टूट कर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। तो इसके मार्स और जुपिटर मतलब कि बृहस्पति और मंगल के बीच में एक है ना बेल्ट सी बनी हुई है जो सूर्य के चारों ओर ही चक्कर लगा रही है। उस बेल्ट को एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं। ये ध्यान रखना है एस्टेरॉयड बेल्ट के बारे में, किस कौन कौन से ग्रह के बीच में ये है ना मंगल और जुपिटर मतलब कि बृहस्पति और मंगल के बीच में जो एस्टेरॉयड बेल्ट है ना, उसके बारे में ध्यान रखना। कौन कौन से ग्रह के बीच में है ये भी ध्यान रखना, ये वाली बेल्ट, ठीक है। तो अपन ने क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ा है, सबसे पहले तो अपन ने ना खगोलीय पिंड पढ़ ली है, ठीक है, खगोलीय पिंड। उसके बाद अपन ने पढ़ा सूर्य के बारे में, ठीक है। सूर्य के बाद नक्षत्र मंडल, फिर सोलर सिस्टम के बाद उसके ग्रह में अपन ने बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी ली। इन जानकारी को आप बार बार वीडियो देख के नोट्स बना लेना, इम्पॉर्टेंट है।
और उसके बाद अपन ने चंद्रमा के भी बारे में जानकारी ली, जो पृथ्वी का उपग्रह है। फिर उसके बाद एस्टेरॉयड बेल्ट के बारे में जानकारी ली, जो किसके बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में है, सूर्य की परिक्रमा कर रही है। ये किससे बनी है? ये ग्रहों के कुछ टूटे हुए टुकड़े पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। तो ये जानकारी मतलब याद रखना इम्पोर्टेंट है। ये ना आप फैक्ट्स के बेस पे याद रखना थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे संबंधित फैक्ट्स बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। और इसके अलावा अपन ने कृत्रिम उपग्रहों के बारे में भी जाना। कृत्रिम उपग्रह वह उपग्रह होते हैं जो पृथ्वी मतलब मानव के द्वारा इधर भेजे जाते हैं। जैसे कि भारत बहुत सारे मानव ने चंद्रमा के ऊपर भी उपग्रह भेजे। उपग्रह का मतलब जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, ऐसे ही उपग्रह उस ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो सूर्य का एक उपग्रह है, मरकरी और बुध के कोई उपग्रह नहीं है, बृहस्पति के बहुत सारे उपग्रह हैं। और तो कृत्रिम का मतलब होता है मानव निर्मित, मानव के द्वारा जो भेजे गए। खगोलीय पिंड वो पिंड होते हैं जो प्राकृतिक रूप से ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। और इस चैप्टर में मेनली अपन को प्राकृतिक रूप से जो खगोलीय पिंड है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी थी। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ये ज़्यादातर चैप्टर फैक्ट बेस है, कुछ चीज़ें जो जानने की थी वो मैंने बता दी है। आप उस चैप्टर को पढ़ना, और कोई भी चीज़ अगर छूट गई हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।